प्यारे साथियों नमस्कार। मैं आश्वस्त हूँ कि आप बिल्कुल स्वस्थ और आनंद में होंगे। दोस्तों, आज नीति निर्देशक सिद्धांत का सेकंड नंबर का वीडियो है। कल हमने नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में ही जनरल डिस्कस किया था। आज नीति निर्देशक सिद्धांत से रिलेटेड जितने भी फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आज के सेशन में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को पूरा देखें। यदि आप वीडियो को पूरा नहीं देखते हो तो यह आपके लिए न केवल घातक हो सकता है, बल्कि आपके पछताने का कारण भी बन सकता है। आप फिर पछताओगे कि काश ये वीडियो पूरा देख लेते तो क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। तो दोस्तों, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा भारत शासन अधिनियम है जिसमें निर्देशों के उपकरणों का प्रावधान है। निर्देशों के उपकरणों का प्रावधान है। तो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। भारत शासन अधिनियम 1892, 1909, 1919 और 1935। तो दोस्तों, यहाँ पे जो निर्देशों का उपकरण है, निर्देशों के उपकरण का जो प्रावधान है वो किस अधिनियम में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है डी, भारत शासन अधिनियम 1935। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि जो नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं, लेकिन आज हम बात कर रहे हैं कि निर्देशों का जो उपकरण है वो हमारे नीति निर्देशक सिद्धांत वहाँ से अधिग्रहित किए गए भारत शासन अधिनियम 1935 से। तो दोनों ही बातें आपस में एक दूसरे के विपरीत हैं, लेकिन यहाँ पे स्पष्ट है कि यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि नीति निर्देशक सिद्धांत कहाँ से लिए गए तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। आप निसंदेह कह सकते हैं कि आयरलैंड के संविधान से ही लिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो निर्देशों का उपकरण का प्रावधान है वो भारत शासन अधिनियम 1935 में है, लेकिन ये जो प्रावधान है ये भी आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। तो इसी आधार पर हम कहते हैं कि आयरलैंड के संविधान से नीति निर्देशक सिद्धांतों को ग्रहण किया गया है। इसके अलावा देखो, भारत शासन अधिनियम जो 1892 में वो भी इम्पोर्टेंट है। इस अधिनियम के तहत पहली बार केंद्रीय विधान परिषद में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या में वृद्धि की गई थी। गैर सरकारी सदस्य का मतलब है भारतीयों की संख्या में वृद्धि की गई थी। और इसी एक्ट के तहत पहली बार यहाँ संसदीय व्यवस्था का शुभारंभ हुआ था। संसदीय व्यवस्था के शुभारंभ से यहाँ पे याद से है कि बजट पर बहस करने का अधिकार दिया था केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों को। और इसके साथ ही यहाँ पे प्रश्न पूछने का अधिकार था, बजट पर बहस करने का अधिकार था, लेकिन पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। तो दोस्तों, यहाँ पे जो पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया था वो 1909 के अधिनियम में दिया गया था। और 1909 का जो अधिनियम है वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका अन्य नाम क्या है वो पूछा जाता है बहुत बार। तो भारत शासन अधिनियम 1909 का अन्य नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम, जो तत्कालीन भारत राज्य सचिव और वायसराय के नाम के आधार पर आधारित है। इसके अलावा यही वो अधिनियम है जिसमें व्यवस्था पहली बार मुसलमानों के लिए सांप्रदायिकता के आधार पर पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई थी। और इसी एक्ट के तहत सांप्रदायिकता का जहर फैलाया गया था। इसी प्रकार देखो, 1919 का अधिनियम है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इस अधिनियम से बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रांतों में दवे शासन व्यवस्था का शुभारंभ किस अधिनियम के तहत किया गया था। तो प्रांतों में दवे शासन व्यवस्था का शुभारंभ 1919 के एक्ट से ही किया गया था। इसके अलावा प्रांतों में यहाँ पे द्विसदनीय व्यवस्था का शुभारंभ कब हुआ था। तो द्विसदनीय व्यवस्था का मतलब जैसे आज लोकसभा, राज्यसभा या संसद का, विधानमंडल का विधानसभा, विधान परिषद है, तो वैसे ही उस समय भी केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद के रूप में दो सदन अस्तित्व में आए थे। और इसी एक्ट के तहत केंद्र तथा प्रांतों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया था। और इसीलिए प्रांतीय विषयों है उसको आरक्षित और स्थानांतरित विषय में बांटा गया था, इसीलिए उसको कहते हैं दवे शासन व्यवस्था। और इसका भी अन्य नाम है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम। तो दोस्तों, यहाँ पे सभी जो एक्ट हैं वो अपने आप में बहुत बेहद इंपॉर्टेंट हैं। तो इसको आगे जैसे अपन एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें अच्छे से डिटेल में डिस्कस करेंगे। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम नीति निर्देशक सिद्धांतों के प्रावधानों के समावेशन से संबंधित है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 और 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2012। देखो, 44वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन और 97वां संविधान संशोधन है।
क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है भाग 4 में, जिसको अपन आर्टिकल 36 से लेकर के और 51 तक पढ़ते हैं, उसमें ऐसा कौन सा संविधान संशोधन है जो नए नीति निर्देशक सिद्धांत के शामिल करने से संबंधित नहीं है, शामिल करने से संबंधित नहीं है। तो यहाँ पे जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 है, इसके तहत 4 नए नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल किया था। 39, 39A और इसके अलावा 43A, 43A और इसके अलावा 48A। तो ये जो 4 नए आर्टिकल शामिल किए गए थे नीति निर्देशक सिद्धांतों में, और ये 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत ही किए गए थे। इसी प्रकार देखो 44वां जो संविधान संशोधन है, इसके तहत आपका जो 38वां जो आर्टिकल है वो शामिल किया गया था। तो 38वां जो आर्टिकल शामिल किया गया था वो 44वें संशोधन के तहत किया गया था। इसी प्रकार हालांकि इसमें पहले से कुछ प्रावधान थे कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की जो व्यवस्था थी वो थी, लेकिन आय के आधार पर जो विषमता है उसको समाप्त करने की बात थी, वो इसी संशोधन के तहत शामिल की गई थी। 86वां संविधान संशोधन के बारे में आप जानते हैं कि जो आर्टिकल 45 है, उसमें पहले ये व्यवस्था थी कि 0 से 6 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों की प्रारंभिक देखभाल राज्य करेगा, उनकी प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था राज्य करेगा। लेकिन उसके बाद 6 से 14 वर्ष तक के जो आयु के बच्चे हैं, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का जो प्रावधान किया गया था वो इस संशोधन के तहत किया गया था। इसी प्रकार 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2012 है, इसके तहत आपका एक नया आर्टिकल जोड़ा गया था 43B। तो इस प्रकार से नीति निर्देशक सिद्धांत जो हम आर्टिकल 36 से 51 तक पढ़ते हैं, उसमें 4 संशोधन ऐसे हैं जिसके माध्यम से कुछ नए आर्टिकल भी जोड़े गए, या फिर पहले से कोई आर्टिकल था जैसे 39 पहले से ही था, उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। इसी प्रकार 38 पहले से था, उसमें कुछ प्रावधान जोड़े गए थे। 45 पहले से था, उसमें कुछ अन्य प्रावधान शामिल किए गए थे। तो 42वें संशोधन के तहत 39A, 43A और 48A 4 नए आर्टिकल जोड़े गए थे। इसी प्रकार 44वें संशोधन के तहत आर्टिकल 38 में एक नया प्रावधान शामिल किया गया था। 86वें संशोधन के तहत 45 में एक नया प्रावधान शामिल किया गया था, और 97वें संशोधन के तहत 43B को जोड़ा गया था। तो यहाँ पे देखो दोस्तों, आपका जो आंसर है वो ये है कि सारे के सारे जो संशोधन है वो ही इनके समावेशन से संबंधित हैं। तो इसका सही आंसर है ABCD। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर का, सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान कीजिए। दोस्तों लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांतों का कोई वर्गीकरण नहीं है, लेकिन उनकी स्थिति के आधार पर, उनकी विचारधारा के आधार पर इनको 3 वर्गों में बांटा गया है, गांधीवादी, समाजवादी और उदारवादी। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन ये है कि कौन सा आर्टिकल कौन से प्रकार के सिद्धांतों में शामिल है, कि समाजवादी विचारधारा को कौन सा प्रकट करता है, गांधीवादी विचारधारा को कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत या तत्व है वो प्रकट करता है, उदारवादी जो सिद्धांत है या उदारवादी विचारधारा है उसको कौन सा नीति निर्देशक सिद्धांत प्रकट करता है। तो यहाँ पे देखो समाजवादी सिद्धांत, गांधीवादी सिद्धांत और उदारवादी सिद्धांत। तो दोस्तों आप जानते हैं कि जो समाजवादी सिद्धांत है उसके तहत कौन कौन से ऐसे नीति निर्देशक सिद्धांत हैं जो इस विचारधारा से प्रेरित हैं। उसमें आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47। गांधीवादी सिद्धांत के तहत आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। उदारवादी सिद्धांत के तहत 44, 45, 48, 48A, 49, 50 और 51। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर है समाजवादी विचारधारा से संबंधित है C। इसी प्रकार गांधीवादी विचारधारा से संबंधित है B और उदारवादी सिद्धांत से संबंधित है A। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है CBA। तो CBA कौन से ऑप्शन में है? 3rd ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3rd। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 4th, और 4th क्वेश्चन में बताया गया कि अनुच्छेद 12 के समान ही अन्य किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया है। दोस्तों आपने जब मौलिक अधिकार पढ़े थे तो उसमें मौलिक अधिकारों का विस्तार आप जानते हैं कि 12 से 35 तक है। तो आर्टिकल 12 में राज्य को ही परिभाषित किया गया था कि राज्य किसको कहा जाए। वहीं यहाँ पे ये व्यवस्था की गई है कि अनुच्छेद 12 के समान ऐसा और कौन सा आर्टिकल है, अन्य कौन सा आर्टिकल है जिसमें राज्य को परिभाषित किया गया है। ऑप्शन है
अनुच्छेद 12, अनुच्छेद 31A, अनुच्छेद 36, अनुच्छेद 39A। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 36। तो फिर यहाँ पे अंतर क्या है? जब आर्टिकल 12 में ही राज्य को परिभाषित कर रखा है तो 36 में परिभाषित करने की क्या आवश्यकता थी? तो आर्टिकल 36 में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भारतीय संविधान के भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 में राज्य शब्द का वही अर्थ निकाला जाए जो अनुच्छेद 12 में राज्य को परिभाषित किया गया है। यानी कि वहां पे देखो, राज्य किसको माना गया था? भारत सरकार और संसद को, राज्य सरकार और संसद को। इसके अलावा जो स्थानीय निकाय बोर्ड है जैसे पंचायती राज, जिला परिषद, नगर निगम, ये। इसके अलावा जो गैर संवैधानिक या वैधानिक संस्थान है जैसे ONGC है, LIC है, गेल है, सेल है, ये जितने भी लिमिटेड कंपनी हैं जो वैधानिक हैं लेकिन गैर संवैधानिक है, उनको भी राज्य ही माना गया था। तो यहाँ पे भी हम बार बार राज्य की बात करेंगे कि राज्य को प्रसूति सहायता का प्रबंध करना चाहिए, वृद्धावस्था में सहायता करनी चाहिए। तो इस प्रकार से राज्य का मतलब ये है कि कानून बनाने वाले निकाय ही है। तो अनुच्छेद 12 के समान ही अन्य किस अनुच्छेद में राज्य को परिभाषित किया गया? इसका राइट आंसर है आर्टिकल 36। इससे नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो नीति निर्देशक सिद्धांतों को अवैध योग्य और गैर न्यायोचित बताता है? आप जानते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि नीति निर्देशक सिद्धांत की प्रकृति जो है वह अवैध योग्य या गैर न्यायोचित है। कहने का मतलब यह है कि इनमें जो प्रावधान है वो न्यायालय के द्वारा लागू नहीं किए जा सकते हैं, अर्थात उन प्रावधानों को लेकर आप न्यायालय में चैलेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए इसको अवैध योग्य या गैर न्यायोचित बताया गया है। लेकिन ये कौन सा आर्टिकल बताता है? ऑप्शन है आर्टिकल 36, 37, 38, 39। इसका राइट आंसर है 37। दोस्तों, जहाँ पे आर्टिकल 36 में राज्य को परिभाषित किया गया है, आर्टिकल 12 के समान ही, आर्टिकल 12 की तरह ही आर्टिकल 37 में यह कहा गया है, नीति निर्देशक सिद्धांत न्यायालय द्वारा लागू नहीं होंगे, स्पष्ट लिखा हुआ है। लेकिन फिर भी राज्य का एक कर्तव्य है कि वो कानून निर्माण करते समय इनको ध्यान में रखें। और कानून निर्माण करते समय इनको ध्यान में क्यों रखें? क्योंकि हमारे नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य है एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। और लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना तभी होगी जब ये नीति निर्देशक सिद्धांत हैं इनकी पालना करेगा। और अगर आसान शब्दों में कहा जाए तो यह जो नीति निर्देशक सिद्धांत है ये हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा राज्य को समर्पित एक प्रकार का मैनिफेस्टो है। जिस प्रकार से कोई भी राजनीतिक दल चुनाव लड़ने से पहले एक मैनिफेस्टो तैयार करता है और उसी की घोषणा के आधार पर चुनाव लड़ता है, उनमें चुनावी घोषणा पत्र होता है, उसी प्रकार ये भी हमारे राज्य का एक घोषणा पत्र है। और इसी घोषणा पत्र के आधार पर ही राज्य की जो सरकार उनको कानून बनाना चाहिए। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर है 37। 38 में लोक कल्याण का राज्य की स्थापना का उल्लेख है। वहीं 39 में पुरुष और स्त्री को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध होने की बात की जाती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन में यहाँ पे स्पष्ट किया गया है कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्दों का उल्लेख है। तो दोस्तों, लोक कल्याणकारी राज्य का अर्थ यहाँ पे यही है कि लोक कल्याणकारी राज्य हम उसको तभी समझेंगे तब वहाँ पे प्रत्येक नागरिक के साथ सामाजिक न्याय होता है, प्रत्येक को आर्थिक न्याय मिलता है और राजनीतिक न्याय भी प्राप्त होता है। यानी कि आर्टिकल 38 में फर्स्ट स्पष्ट लिखा हुआ है कि राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए एक सामाजिक व्यवस्था तैयार करेगा। और वो सामाजिक व्यवस्था का मतलब यही है कि वहाँ पे उसको सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय प्रदान होना चाहिए। तो ये जो शब्द हैं ये कहाँ पे उल्लेखित हैं? ऑप्शंस हैं प्रस्तावना में, मौलिक अधिकारों में, नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मौलिक कर्तव्य। ऑप्शंस इसके अलावा कूट हैं इनके ए और बी में, ए, बी और डी में, ए और सी में, बी, सी और डी में। तो देखो, जिस प्रकार से प्रस्तावना में भी इन शब्दों का उल्लेख है, क्योंकि हम जानते हैं कि रूसी क्रांति जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी उससे हमने सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द लिए थे। तो ये जो उनकी मूल भावना है प्रस्तावना में भी है और ये क्या, यही नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है। तो सामाजिक, आर्थिक और जो राजनीतिक न्याय है वो प्रस्तावना में भी है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी है। तो इसका राइट आंसर है ए और सी। क्योंकि हम जैसे प्रस्तावना पढ़ते हैं कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान कराने के लिए, तो इस प्रकार की बात की जाती है। तो वहाँ पे भी है। और ये सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय शब्द कहाँ से लिए गए हैं? रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति से लिए गए हैं।
और ये नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी हैं, तो दोनों जगह है यहाँ पे। इसका सही आंसर होगा ए और सी। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आर्टिकल 39 को पूरी तरह से कवर करता है। तो देखो यहाँ पे सूचियां दी गई हैं, सूची फर्स्ट और सूची सेकंड। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड है, इनका मिलान करना आपको, और इसमें ऐसे लिखा गया है कि सूची सेकंड को सूची फर्स्ट से सुमेलित कीजिए। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट में अनुच्छेद 39A, इसके सामने लिखा हुआ है कि स्त्री तथा पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन मिलना चाहिए। क्या ये 39A में है? 39B में लिखा हुआ है, के सामने लिखा हुआ है धन तथा उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण न हो। सी के 39C के सामने लिखा हुआ है समुदाय के हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए। 39D में लिखा हुआ है यहाँ पे समान न्याय और गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता प्राप्त होनी चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे अभी 4 ही ऑप्शंस हैं, 4 ऑप्शंस की पहले बात कर लेते हैं। तो स्त्री और पुरुष को समान कार्य के लिए समान वेतन की जो बात की गई है वो 39D में की गई है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा? ए। और इस प्रकार धन और उत्पादन के साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं हो, ये किस में बात की गई है? 39C में। तो यहाँ पे क्या है आपका? बी। इसी प्रकार समुदाय के हित के लिए भौतिक संसाधनों का समान रूप से वितरण होना चाहिए, यह कहाँ पे लिखी हुई है? 39C में लिखी हुई है, 39C में। तो यहाँ पे क्या आएगा? सी। इसी प्रकार समान न्याय तथा गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता, ये बात 39A में लिखी हुई है। तो यहाँ तक जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा DCBA। इससे नेक्स्ट है, तो अभी अभी अपने लिखा था DCBA, अभी अपने लिखा था DCB और A। इससे नेक्स्ट है देखो 39C, बालकों के स्वस्थ विकास के लिए उन्हें स्वच्छ वातावरण प्रदान करना चाहिए, ये बात 39F में है। ये कहाँ पे है? 39F में। बालक तथा कर्मकारों के लिए उनकी स्वास्थ्य और शक्ति का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, ये बात कहाँ पे है? 39E में। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा DCBAFE। तो DCBAFE कहाँ पे है? थर्ड नंबर ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर होगा DCBAFE। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूरा का पूरा आर्टिकल 39 इसमें कवर है, और जो मूल आर्टिकल 39 है उसमें स्त्री और पुरुष को आजीविका के समान अवसर उपलब्ध कराने की बात की गई है। इससे नेक्स्ट है पंचायती राज का आधार स्तंभ। पंचायती राज का आधार स्तंभ किस अनुच्छेद को कहा जाता है? पंचायती राज का आधार स्तंभ किस अनुच्छेद को बताया गया है? तो देखो ग्राम पंचायतों का गठन होना चाहिए, वो गांधी जी की ग्राम स्वराज्य की संकल्पना पर आधारित है, इसलिए उसको गांधीवादी विचारधारा के अंतर्गत भी रखा गया है। तो पंचायती राज का यहाँ पे जो आधार स्तंभ है ये कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40 है। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 41, 42 और 43 ये कर्मकारों के संदर्भ में बात करते हैं, काम की बात करते हैं कि राज्य काम तथा शिक्षा दे, इसके साथ ही बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा वृद्धावस्था की स्थिति में लोक सहायता का प्रबंध करे। इसी प्रकार आर्टिकल 42 में व्यवस्था है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करे, और इसके साथ ही यदि कोई महिला कर्मकार है तो उसके लिए प्रसूति सहायता का भी प्रबंध करे। आर्टिकल 43 में व्यवस्था है कि राज्य काम के लिए निर्वाह मजदूरी दे, उनको शिष्ट जीवन स्तर उपलब्ध करवाए, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराए, और इसके साथ ही कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दे। तो ये सभी बातें अलग अलग आर्टिकल्स में की गई हैं। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पे कहा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद क्रम से प्रसूति सहायता के प्रबंध तथा वृद्धा अवस्था की लोक सहायता से संबंधित है? तो अभी अभी हमने बात की थी आर्टिकल 42 की, उसमें स्पष्ट था कि राज्य काम की न्याय संगत मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करे और प्रसूति सहायता का प्रबंध करे। तो ये बात कहाँ पे? आर्टिकल 42 में है। इसी प्रकार वृद्धावस्था में लोक सहायता, सरकारी सहायता मिलनी चाहिए, जैसे वृद्धावस्था पेंशन मिलती है,
तो ये बात आर्टिकल 41 में है कि राज्य काम तथा शिक्षा पाने का अधिकार दे। इसके साथ ही बेरोजगारी, बीमारी, बुढ़ापा तथा असक्तता की स्थिति यानी विकलांगता की स्थिति में उसको सरकारी सहायता उपलब्ध कराने की व्यवस्था भी करे। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे जो नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये बालक के जन्म से लेकर के, जब बालक का जन्म होता है तो उसकी शिक्षा, स्वास्थ्य के प्रबंध से लेकर के, और अगर कोई निकम्मा है तो उसके लिए वृद्धावस्था पेंशन तक की व्यवस्था भी करता है। इससे नेक्स्ट है उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी सुनिश्चित करता है। तो उद्योगों के प्रबंध में कर्मकारों की जो भागीदारी सुनिश्चित की गई है वो कौन से आर्टिकल में की गई है? 42, 43, 43A और 43B। तो इसका राइट आंसर है 43A। 42 में अभी अभी आपको बताया है कि राज्य काम की न्याय संगत और मनोवांछित दशाओं को सुनिश्चित करें तथा यदि कोई महिला कर्मकार है तो उसके लिए प्रसूति सहायता का भी प्रबंध करें। तो जो प्रसूति प्रसूति अधिनियम बना था 1961 में, उसके तहत महिलाओं को 6 माह का सवेतन मातृत्व अवकाश प्राप्त होता है। 43 में अभी अभी बात की गई है कि राज्य कर्मकारों के लिए निर्वाह मजदूरी, शिष्ट जीवन स्तर, सामाजिक और सांस्कृतिक अवसर उपलब्ध कराए तथा इसके साथ साथ ही कुटीर उद्योगों को भी बढ़ावा दे। और उद्योगों के प्रबंध में कोई भी उद्योग धंधे हैं तो उसमें जो भी जितने भी श्रमिक हैं उनका भी एक लीडर होना चाहिए, और उस लीडर के माध्यम से उस कंपनी का कोई भी डायरेक्टर है, कोई भी सीईओ है, उसके साथ बैठ करके और मैनेजमेंट की जो बातें हैं वो शेयर करें। इस प्रकार की जो व्यवस्था है 43A करता है ताकि श्रमिकों का शोषण न हो सके। 43B है, इसमें सहकारी संस्थाओं के प्रोत्साहन की बात की गई है और इसको 97वें संविधान संशोधन के तहत शामिल किया गया है, जबकि इसको 42वें संशोधन के तहत शामिल किया गया है। ये 1976 में हुआ और ये कब हुआ? 2012 में। तो बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों आपका, धन्यवाद।